हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। जितने भी प्यारे विद्यार्थी क्लास 12th फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं 6 मार्च को, यानी कि आपका परसों ही आपका फिजिक्स का मेरे प्यारे विद्यार्थी पेपर है। और जितने भी हमारे विद्यार्थी क्लास 12th में हैं, फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। बच्चों, डेरिवेशन हर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि सर जी डेरिवेशन किस प्रकार से करें और किस प्रकार से हमारी बोर्ड परीक्षा में डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगा कि जो पिछले साल कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है यानी डेरिवेशन है, और इस बार के आने के चांस है जो कि आपकी इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मैं उन्हीं डेरिवेशन को आज की इस वीडियो पे लेके आया हूं। और जो कमजोर से कमजोर छात्र होगा, जो कमजोर से कमजोर बच्चा होगा, अगर वो भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेगा तो बच्चों उसको भी ये सारे डेरिवेशन आराम से समझ में आ जाएंगे। जितने भी डेरिवेशन बताऊंगा बच्चों 3 अंक में पूछे जाते हैं, या तो वो 5 अंक में पूछे जाते हैं। या तो आपका 3 अंक में बच्चों पूछा जाएगा, या तो वो 5 अंक में डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा है वो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों ये आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण कूलाम का नियम। बच्चों कूलाम का नियम का भी डेरिवेशन आता है या तो 3 नंबर में आएगा या तो आपसे 5 नंबर में पूछेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, 5 नंबर में 4-5 बार बस ही पिछले साल में सेटों में पूछा जा चुका है। तो देख लो आप, कूलाम के विद्युत बल संबंधी नियम की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपका क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कूलाम का नियम जहां पे अगर आ गया तो बच्चों वहां पे आपको अच्छे तरीके से करना है। देखो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले थोड़ा सा इतना आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा। थ्योरी लिखने के बाद ही आप लोगों को बच्चों डेरिवेशन करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका चित्र भी बताऊंगा। और बिल्कुल जो एकदम नॉर्मल बच्चा है, जो एकदम कुछ नहीं पढ़ा, कुछ जानता ही नहीं, उसको भी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है बच्चों। अब कह रहा है कूलाम के नियम अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी एक आवेश मान लेते हैं ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी, और एक आवेश हम लोग मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो जो ये आवेशों के बीच की जो दूरी है इसको क्या मान लिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी को r मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी r मान लेते हैं, और यहां पे एक आवेश q1 दे देते हैं, यहां पे एक आवेश q2 दे देते हैं। ठीक है, और यहां पे बच्चों एक बल काम कर रहा है। ठीक है, बल काम कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। यानी यहाँ पे एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो Q1 Q2 हमने आवेश दे दिया। कूलाम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो हमने यहां से यहां तक इसकी दूरी दे दी भैया, यहां से यहां तक क्या दे दी, हमने इसकी दूरी दे दी। अब जो कह रहा है उसको देखो, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या अनुक्रमानुपाती, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती है ना। तो यहाँ पे बल को किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको F से डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। तो F जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के, यानी कि Q1 का गुणा हम Q2 से कर दें। इतना समझ में आया। यानी कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके बीच जो दूरी है, दूरी क्या है बच्चों, r है। ठीक है, दूरी r है, तो जो हमारा बल है वो अनुक्रमानुपाती है दूरी के, यानी कि दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे 1/r² यहाँ पे हम लोग आराम से लिख देंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी 1 दे दीजिए, और इसको समीकरण नंबर आप लोग 2 दे दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हमने लिख दिया। इतना आप लोगों को समझ में आया, जितना यहाँ पे लिखा उतना हमने यहाँ पे किया। अब देखो बच्चों, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होता है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण। क्या लिखना है, यहाँ पे देखो ये पेज थोड़ा वो हो रहा है, समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण, ठीक है, समीकरण यानी 2 को मिलाने पर, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर। ठीक है, ये आप लोगों को लिख देना है। अब इनको भैया मिलाओगे तो देखो यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, तो एक हम F ले लेते हैं। अनुक्रमानुपाती यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब इनके गुणनफल Q1 Q2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल का मान लो चिन्ह लगा है।
अब गुणनफल के समानुपाती हो गया। अब क्या कहते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बटा r घाते 2 लिख देते हैं। यानी हमने समीकरण 1 समीकरण 2 को एक मिला के आराम से ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, जो बच्चे थोड़ा बड़ा पढ़ते होंगे उनको सारी चीजें समझ में आती होंगी और शायद ये क्वेश्चन उनको तैयार भी हो। और जो थोड़ा कमजोर बच्चे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप से आपको बता रहा हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा तो उसको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे f, अब इसको आप लोग हटाओगे, इसको हटाओगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो f बराबर, हमने इसको हटाया तो हम यहाँ पे k नियतांक हमने दे दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे q1 q2 है। अब बट्टा में क्या है, r घाते 2 है, तो हमने r घाते 2 वैसे ही रखा। ठीक है, अब भाई देखो, अब यहाँ पे f बराबर क्या आ जाएगा, हम k की जगह बच्चों k बराबर क्या होता है, k बराबर हम लोग रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्या रखते हैं, k के स्थान पर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे f बराबर k की जगह क्या रख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोग रख देना। ठीक है, इतना रख दिया। इसके बाद q1 है, q2 है और बटे में क्या है, r घाते 2 है। ये निकल के आया। अब बच्चों यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका डेरिवेशन निकल के आता है और यही आपका सूत्र निकल के आता है, कूलाम के नियम का सूत्र निकल के आता है। ठीक है, अब जहां पे बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं जहां, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 के। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इतना लिख देना, जो आपका मेन सूत्र होगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक प्यारे विद्यार्थी, तो आई होप आप लोगों को कूलाम के नियम का जो डेरिवेशन है वो बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो हमने गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिख दिया, समीकरण नंबर 1 इसको दे दिया। यहाँ पे इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसकी दूरी के वर्ग हमने r माना, तो 1/r घाते सॉरी f अनुक्रमानुपाती 1/r घाते 2 हमने लिखा, समीकरण नंबर 2 रखा, हमने इनको मिला दिया। और जब इनको हमने मिला दिया तो भाई इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक k आ जाएगा और k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे k का मान रख दिया, q2 बटा r घाते 2, यही हमारा सूत्र निकल के आ गया। और जहाँ इसका जो मान होता है विद्यार्थी 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है, जो आपकी सूत्र मतलब कि न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को कूलाम का नियम आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो एक बार इसको पीछे रिवर्स करके आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला जो आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वो भैया ये रहा आपके बराबर। ठीक है, ये आपके सामने और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला ये डेरिवेशन है। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं ताकि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको पहले पढ़ो, क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एक प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र दिया रहेगा और द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आप लोगों को प्राप्त करना होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को करना है। तो देखो भाई, इसको पहले यहाँ पे देखो, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यानी एक जैसा ही विद्युत क्षेत्र में क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। माना यहाँ पे जो एक विद्युत द्विध्रुव, एक ध्रुवीय एक ध्रुवीय, विद्युत द्विध्रुव है ना, आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे एक ध्रुव है और यहाँ पे एक द्विध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, इसका मान है ए और इसका नाम हमने ए बी रख दिया। विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र इसमें ई में रखा हुआ है। ठीक है, जो कि माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से जो हमारा द्विध्रुव वो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। इन आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे बल कार्य करेगा कैसे, देखो आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता में E बराबर F/Q0 होता है। अगर हम यहाँ पे से बल निकाले तो F बराबर क्या निकल के आएगा, QE बल निकल के आएगा। ठीक है, F बराबर क्या बल के निकल के आएगा, QE। बाकी इसको आप लोग करना नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो QE बल निकलेगा, तो यहाँ पे जो बल लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी QE बल लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा, QE ही बल लगेगा। ये प्लस में लगेगा और ये माइनस में लगेगा, ये इधर को खींचेगा ये उधर को खींचेगा, तो भाई आघूर्ण घूमेगा, है ना। तो देखो इन आवेशों पर एवं बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं। देखो जो आवेश लगे हैं ये आवेश और प्लस आवेश माइनस क्यू आवेश में बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं। ये प्लस के लिए बल कार्य करेगा
और ये माइनस के लिए बल कार्य करेगा। जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, जो इस विद्युत द्विध्रुव को इधर खींचेगा, इधर से खींचेगा तो घुमाएगा, घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस पर ही हमको क्या निकालना है, वैद्युत बल आघूर्ण का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया भाई। ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई, जितना भी मैंने समझाया, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब देखो, अब आप यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ से हल्का हल्का इसको खींचो, ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉइंट ऐसे ऐसे मिलाओ, तो इसको ऐसे मिलाओ, तो यहाँ पे क्या, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। हमने इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। ठीक है, हमने क्या दे दिया, यहाँ पे ओ दे दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखो भाई, द्विध्रुव है तो इसके कुछ ना कुछ क्या होगी, इसके कुछ ना कुछ माप होगी। तो इसको 2l ज़्यादातर माप देते, तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दे दी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे 2l इसकी दूरी को हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, क्या है स्टार्ट करना है, त्रिभुज हमने बना दिया। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है त्रिभुज, क्या लिखोगे, त्रिभुज AOB में। ठीक है, त्रिभुज AOB में, यहाँ पे AOB में, त्रिभुज AOB में साइन थीटा। देखो अब यहाँ पे लाल बटा कक्का आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा क्लास किसमें, क्लास 10th में आप लोगों ने लाल बटा कक्का पढ़ा होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो लंब इसमें क्या है, BO है, लंब क्या है यहाँ पे लंब BO है। अब बटा कर्ण क्या है, यहाँ पे AB कर्ण है, तो यहाँ पे आप लोग AB इसको लिख दो। ठीक है, BO अपान AB साइन थीटा, BO अपान AB साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, ये आपका निकल के अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ के पैर स्टूडेंट्स आपको करना है यहाँ पे साइन थीटा लिखना। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, BO का तो मान हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो BO। ठीक है, BO का मान नहीं पता, तो यहाँ पे आप लोग BO लिख दो। अब AB का माप हमने क्या यहाँ पे निकला है, AB की मान 2l है। ठीक है, 2l इसकी वो है माप है AB की दूरी, तो यहाँ पे 2l आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दो। अब आप लोग क्या करना है भाई, जो हमारा BO है उसको एक तरफ रखो, यानी हमको BO निकालना है। ठीक है, BO बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2l यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आया भाई, इतना समझ में आया, इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, आराम से निकाल लेंगे। BO बराबर 2l साइन थीटा। नहीं समझ में आया, एक बार थोड़ा सा पीछे कर दो, समझ में आ जाएगा। BO बराबर 2l साइन थीटा। अब देखो जो हमारा बल आघूर्ण होता है, क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो हमारा बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो बल आघूर्ण बराबर हमारा हो जाता है एक बल, यानी कि बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखो जो हमने बल निकाला, बल क्या हो जाएगा भाई, बल हमने क्या निकाला, F बराबर QE निकाला। ठीक है, F बराबर QE, यहाँ पे बल है तो टाउ का मान पहले रख दो, यहाँ पे टाउ बराबर बल कितना है, QE है। ठीक है, बल कितना है, यहाँ पे QE, यहाँ पे लिख दो बल, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, रफली नहीं, उसको भी आप लोग लिख देना, यहाँ पे मेंशन कर देना कि बल बराबर होता है QE। ठीक है, QE हो गया। अब गुणे लंबवत दूरी का मतलब बच्चों BO, लंबवत दूरी इसकी BO है, तो BO का मान अभी हमने क्या निकाला, BO बराबर 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 2l साइन थीटा। ठीक है, 2l साइन थीटा आप लोग यहाँ पे लिख दो। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोग लिखो टाउ बराबर QE। ठीक है, टाउ बराबर QE इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, सॉरी मैंने उसी को बार बार लिख दिया, टाउ बराबर QE 2l इंटू साइन थीटा, यानी यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, BO लिख सकते हो। ठीक है, QE इंटू BO, लंबवत दूरी पूछा तो एक बार लंबवत दूरी थोड़ा दर्शा देना BO। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग काटा पीटा बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा बड़ा काटा पीटा तो आप भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि भाई इरेज कर दो। ठीक है, थोड़ा काटा पीटा चलती है, समझो आप लोग। ठीक है, तो टाउ बराबर QE इंटू 2l साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो भाई, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख दो, Q इंटू 2l यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दो भाई, E लिख दो, और यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा। सर ये कैसे आप आ गया भाई, Q यहाँ से उठाया, 2l यहाँ से उठाया, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ पे E साइन थीटा लिख दिया। अब बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा P बराबर होता है एक आवेश गुणे दोनों आघूर्णों के बीच लंबवत दूरी हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। P बराबर 2QL होता है कि नहीं होता, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश गुणे आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, यही होता है। तो देखो अब यहाँ पे आपको करना है, P बराबर 2QL होता है, यहाँ पे चूंकि आप चिन्ह लगा दो, चूंकि P बराबर 2QL होता है, इसलिए टाउ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ बराबर P हो जाएगा। यहाँ पे इसके मान की जगह हमने P लिख दिया, E हो जाएगा यहाँ पे, और साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा।
तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा यहाँ पे निकल आएगा। यही बच्चों आप लोगों को निकालना था और यही आप लोगों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को इसका डेरिवेशन करना था। तो बच्चों ये काफ़ी बार ये आपका 3 नंबर में पूछा गया है और काफ़ी बार आपका 5 नंबर में भी ये पूछा गया है। तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को ये डेरिवेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लो, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी अब देखो इसको तो आप लोग बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से आपको आ ही गया होगा। अब इसके बाद जो एक और आता है इसी से रिलेटेड आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में ही पूछा जाता है, 3 नंबर का कोई काम ही नहीं है। कभी कभार इसका सूत्र वूत्र वगैरह आ जाता है हल्का फुल्का लिखने के लिए 3 नंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको भी कर लेंगे अच्छे तरीके से, आई होप। ठीक है, ऐसे तो मैं आशा आप लोगों से कर ही सकता हूँ। तो देखो जो हमारा अगला डेरिवेशन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है अगला हमारा डेरिवेशन? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक आप लोगों को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या आपने माना, क्या मानोगे भाई? यहाँ पे माना पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे और एक द्विध्रुव, एक ध्रुवीय यहाँ पे रखा हुआ है, तथा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जा रहा है। और जो हमारा द्विध्रुव इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जा रहा है, यानी अंदर ही विद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही घुमाया जा रहा है। माना विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा से यहाँ पे थीटा कोण बनाता है। ठीक है, थीटा कोण आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा कोण यहाँ पे बनाता है। ठीक है, थीटा कोण बनाता है। तब विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण। तो आप अब देखो भाई, यहाँ पे थीटा कोण बनाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो हमने क्या माना, हमने यहाँ पे क्या मानेंगे भाई, पहले इतना आप लोग देखो, यहाँ पे तब विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण निकालना है। तो देखो बल आघूर्ण आपने पीछे पढ़ा, अभी आपने को पीछे पढ़ा, बल आघूर्ण आपने क्या निकाला, बल आघूर्ण आपने क्या निकाला, बल आघूर्ण आपने क्या निकाला, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे बल आघूर्ण आपने क्या निकाला, देखो इसी सूत्र से बच्चों रिलेटेड है, तो बहुत आसानी होगी आप लोगों को समझने में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाएंगे। हमने यहाँ पे ऐसे हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, मान लो हमने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, जो हमारा ये ए है, मान लो ये बी है। ठीक है, हमने यहाँ थोड़ा सा घुमाया तो हमारा ए यहाँ पे आ गया, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा घुमाया। ठीक है, क्या घुमाया, थोड़ा सा, कितना हुआ, मान लीजिए यहाँ पे डी थीटा घुमाया। यहाँ पे थीटा कोण पे था, हमने डी थीटा इसको विस्थापित कर दिया इसके जगह से, थोड़ा सा घुमाया। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव को सूक्ष्म, ठीक है, द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा करने पर, ठीक है, डी थीटा करने पर किया गया कार्य। कितना कार्य किया जाएगा भैया, किया गया कार्य। द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने पर, यानी किया गया कार्य, यानी थोड़ा सा हमने घुमाया उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बच्चों कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो हमने थोड़ा सा कार्य किया तो हमने यहाँ पे डी डब्ल्यू लिख दिया। क्या लिख दिया, डी डब्ल्यू। थोड़ा सा काम किया तो हमने क्या लिख दिया, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल। तो यहाँ पे बल कौन सा लिखेगा, बल आघूर्ण लगेगा, तो यहाँ पे बल आघूर्ण लिख दो। बल कौन सा बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण गुणे बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पे विस्थापन भाई लिख दो, विस्थापन। इतना समझ में आया, इतना सा अगर में समझ में आया बच्चों तो आप लोगों को पूरा का पूरा डेरिवेशन अब समझ में आ जाएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा का सारा खेलना बस इसी में था। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणे विस्थापन यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे भैया देखो, यहाँ पे इनके मान लिख दो। क्या मान लिख दो, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ इधर जगह छोड़ देंगे, शायद लंबा हो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टाउ, बल आघूर्ण टाउ इंटू विस्थापन। कितना किया हमने विस्थापन, डी थीटा किया। तो यहाँ पे हमने विस्थापन यहाँ पे डी थीटा कर दिया। विस्थापन हमने क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हम लोगों ने डी थीटा किया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, डी डब्ल्यू बराबर, अब टाउ का मान कितना हमने अभी लिखा है यहाँ पे, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दो पी ई साइन थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा। अब भैया
हम ये मान लेते हैं, अब इसको हम थोड़ा ज़्यादा घुमाएंगे। क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको ज़्यादा घुमाएंगे। ज़्यादा घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखे ना, क्या लिखोगे, द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक, ठीक है, यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घुमा दिया, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। द्विध्रुव को θ1 से θ2 में घुमाने में किया गया कार्य, इतना आप लोग लिख देना। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी, अब θ1 से θ2 घुमाओगे तो भाई कार्य बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बड़ा W डी भी नहीं लगाएंगे। W बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन इसका कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो बड़ा वाला कार्य आएगा, इसका भी समाकलन कर लेते हैं। समाकलन कहाँ से घुमाएंगे, θ1 से घुमाएंगे, θ2 तक घुमाएंगे भैया। तो यहाँ पे क्या आएगा, PE sin थीटा इंटू डी थीटा, ये इतना आ गया आपका, ठीक है, ये इतना आ गया आपका भैया, बहुत आराम से आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, W बराबर, इसका समाकलन होगा नहीं तो PE आप लोग क्या कर लो भैया, बाहर कर लो, समाकलन लगा लो θ1 से θ2 तक। अब यहाँ पे आएगा साइन थीटा बचेगा और यहाँ पे डी थीटा आएगा। तो जितने मैथ वाले प्यारे विद्यार्थी हमारे वो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप जानते होंगे भाई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। यानी अगर साइन थीटा का समाकलन यहाँ पे कर दिया, साइड में कर देता हूँ थोड़ा छोटा सा, साइन थीटा दी थीटा का होता क्या होता है, बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा होता है तो भाई इसका समाकलन डी साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो समाकलन होगा यहाँ पे क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, PE, ठीक है, PE, और यहाँ पे हो जाएगा इसका समाकलन करेंगे इसका तो माइनस का कॉस थीटा, और इसकी लिमिट जो है लग जाएगी θ1 से θ2 तक, ठीक है, इसकी लिमिट लग जाएगी θ1 से θ2 तक। ये इसकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी लिमिट लग जाएगी। अब लिमिट को भैया खोलते हैं, W बराबर लिमिट को खोलेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट को खोलेंगे तो किस प्रकार से खोलेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे W बराबर माइनस PE ब्रैकेट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है, माइनस, इसको माइनस को हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस को निकाल के यहाँ रख दिया, माइनस PE और कॉस, इसमें लिमिट लगा दिया कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, इतना आप यहाँ पे लिमिट आप लोगों को लगा देना है। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आपको बगल में समझा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया ना। W बराबर माइनस PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये निकल के आया भैया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये माइनस है यहीं पे कर देता हूँ, जो यहाँ पे हमारा माइनस है इसका गुणा अंदर कर देते हैं, माइनस गुणा अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा W बराबर निकल के आएगा ये तो PE हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बच्चों, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, यहाँ ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगती है, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 ऐसे निकल के आएगा, ठीक है, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है, जो मैथ वाले होंगे वो शायद समझ रहे हों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस गुणा हम अंदर कर देते हैं, जब माइनस गुणा हम लोग अंदर करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे निकल के आएगा आप लोगों का कॉस, अब ये प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगा तो कॉस θ1 माइनस, अब ये माइनस में तो माइनस में हो जाएगा माइनस का कॉस θ2, ये आपका निकल के आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। और यही आप लोगों को क्या आ जाता है, यही आपका कार्य, इतना ही आप लोगों का कार्य करना पड़ता है, ठीक है, इतना ही आप लोगों को कार्य करना पड़ता है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा सा कंडीशन दे देता है, कंडीशन क्या दे देता है, कभी कभी θ1 बराबर दे देता है, कभी कभी 0 और θ2 बराबर दे देगा थीटा। तो देखो अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, तो W बराबर कार्य आपका क्या निकल के आएगा, PE तो PE रहेगा, ठीक है, PE तो यहाँ पे PE रहेगा, कॉस θ1 का मान 0 रख दिया, कॉस 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पे आप लोग 1 रख दोगे, माइनस कॉस θ2 का मान थीटा लिखा तो कॉस थीटा, ये निकल के आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों को कहा जाता है, अगर कंडीशन दे दे तो आपको इसे लगा देना, नहीं कंडीशन दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को इतना ही कर देना है और आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको जल्दी थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र में हमको द्विध्रुव थोड़ा सा घुमाने पहले कार्य कर किए, तो द्विध्रुव सूत्र में विस्थापन करने पर किया गया कार्य हम निकाले, तो DW बराबर बलागुण इंटू विस्थापन हो गया, तो DW बराबर टाउ बलागुण का मान इंटू डी थीटा, जो हमारा विस्थापन हम थोड़ा सा किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DW हमने क्या किया, टाउ का मान रख दिया, डी थीटा वैसे कर दिया। अब हमने थोड़ा सा घुमाया था, अब हमने क्या किया, θ1 से θ2 तक घुमा दिया, कितना घुमा दिया,
θ1 से हम लोगों ने θ2 तक घुमा दिया, तो इसके द्वारा किया गया कहा W बराबर θ1 से θ2 तक घुमाए P sin थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका समाकलन कर दिया तो भाई माइनस का कॉस थीटा, इसकी लिमिट लगा दिए θ1 से θ2 तक हमने लिमिट लगा दिया। बस बच्चों लिमिट लगा दिया तो W बराबर माइनस पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब इसका हमने माइनस का अंदर गुणा करिए तो कॉस थीटा W बराबर पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 इतना निकल के, बस इतना ही आप लोग को कर देना है। इसको नहीं करना, अगर कंडीशन दे दिया कि भाई बताओ θ1 बराबर 0 है तो θ2 तो इसका मान क्या होगा, तो आप लोगों को इतना लिख देना है। तो आई होप आप लोगों को ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये भी आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ में अच्छे तरीके से आप लोगों को आया होगा, ऐसी तो मैं आपसे आशा भैया कर दूं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आता है भैया अनुगमन वेग। अनुगमन वेग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे क्या ही बताऊं, अनुगमन वेग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अनुगमन वेग नाम तो आप लोगों ने भैया सुना ही होगा, है ना। अनुगमन वेग देखो, इसको थोड़ा खिसका लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, अब समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ये समझ में आएगा, तब जाके आपका 3 अंक आपका पूरा का पूरा बनेगा, है ना। तो देखो अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध आता है, लेकिन कभी कभी धारा घनत्व में भी आ जाता है। तो भाई हम लोग धारा घनत्व में कर रहे हैं, धारा घनत्व को हमने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग में तथा धारा के बीच संबंध स्थापित। अगर 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ पूछेगा अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अगर ये आए तो बस आप लोग को इतना लिख देना है, मात्र आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। अगर ये आगे आए तो भाई 3 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या कैसे लिखना है। अनुगमन वेग क्या है भाई, समझो पहले, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। बस इतना आप लोगों को लिख देना है। अब कह रहा है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो भाई संबंध स्थापित भी हम लोगों को करना है। तो संबंध स्थापित कैसे करोगे, देखो जो हमारा धारा घनत्व होता है, क्या होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर I अपान A होता है। J बराबर I अपान A होता है। अब सब लोगों को पता है, चूंकि क्या पता है, I बराबर होता है NeAVD। I बराबर क्या होता है, NeAVD होता है भाई। अब देखो यहाँ पे J बराबर I की जगह NeAVD लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, ये धारा में संबंध है, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो J बराबर I बराबर NeAVD है, तो I की जगह हमने क्या यहाँ पे लिख देंगे, NeAVD लिख देंगे, बटा क्या है A है। अब यहाँ पे आप लोग समझो भाई, A से A कट जाएगा, क्या हो जाएगा, A से A भैया लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा J बराबर क्या बनेगा, NeVD। क्या बनेगा, NeVD। और यही आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही आपका संबंध निकल के आता है, यही आपका संबंध हो जाता है। पहली बात, या तो आप अगर इसका हम क्या करेंगे, या VD का मान निकालेंगे तो VD बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, J अपान NE हो जाएगा, J अपान NE हो जाएगा। भाई VD यहाँ पे इसको इधर भेज दो, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब कभी कभी यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है भैया, कभी कभी पूछ लिया जाता है गतिशीलता तथा धारा घनत्व के बीच संबंध बताइए। क्या पूछेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पूछेगा गतिशीलता तथा धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व के बीच संबंध, घनत्व के बीच संबंध। ठीक है, गतिशीलता तथा धारा घनत्व के बीच संबंध आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता भैया। तो यहाँ पे अब देखो, जो हमारा गतिशीलता होती है म्यू, वो बराबर क्या होता है, VD अपान E होता है, VD अपान E होता है। अब यहाँ से भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर J, VD क्या है, VD का मान कितना निकाला, J अपान NE, तो J अपान NE, और यहाँ पे E रखा है तो यहाँ पे E रख दो। तो यही आपका क्या निकल जाता है, यही आपका निकल जाता है भैया गतिशीलता तथा धारा घनत्व के बीच संबंध निकल जाता है। अब कभी कभी भैया पूछता है, आपको किस प्रकार से पूछेगा प्रश्न, पूछेगा गतिशीलता तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए उपयुक्त प्रतीकों के साथ। तो इनका प्रतीकों का नाम भी दे देना है। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना या याद कर लेना। म्यू क्या है भाई, म्यू हमारा गतिशीलता हो जाता है। J की बात करें तो J हमारा धारा घनत्व हो जाता है भैया। N की बात करें तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। और E हमारा हो जाता है भैया
इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और ई जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र। बस आप लोग लिख दो, यहाँ पे लिख देना जहाँ, क्या लिखोगे यहाँ पे लिख देना जहाँ, बस इनका लिख देना म्यू बराबर या जे बराबर, आप लोग लिख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना, बस हो जाएगा। कभी कभी पूछता है, बहुत ज़्यादा रेयर केस में पूछता है, बाकी आप लोग इतना आप लोग याद कर लो, इसके ऊपर वाला इतना याद कर लो, बस का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अनुगमन वेग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हर साल की बोर्ड परीक्षा में भैया पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये भैया आया बायोट सेवट का नियम। बायोट तथा सेवट का नियम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, और पिछले कई सालों में ये लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है, कहीं न किसी सेट में भैया यूपी बोर्ड के ये टपक जाता है, ठीक है। बायो तथा सेवट का नियम चित्र द्वारा समझाइए, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी लिखिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो बायो सेवट भाई दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक धारावाही चालक लिया, यहाँ पे क्या एक धारावाही चालक हमने पहले से बना के रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने एक धारावाही चालक लिया और चालक पर क्या किया, धारा प्रवाहित कर दी। यहाँ पे क्या कर दिया, आई धारा उन्होंने प्रवाहित कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एक चालक लिया और एक धारा प्रवाहित की। जब उन्हें धारा प्रवाहित की तो भैया उन्हें पता चला कि चालक पे धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखो अब उन्होंने भाई क्या किया, एक चालक लिया, चालक में धारा प्रवाहित की, तो उनको ये पता चला, बायो तथा सेवट दो वैज्ञानिक थे, उनको ये पता चला कि चालक पर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उनके चारों ओर, चालक के चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे लगभग डैश 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 करके यहाँ पे एक बिंदु पी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक बिंदु पे ले लिया, और यहाँ जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, यानी डेल्टा बी से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है भैया, ठीक है। और यहाँ पे क्या थीटा कोण बनाता है, और यहाँ हमने एक चालक खंड डेल्टा एल ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, चालक खंड डेल्टा एल ले लिया, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, और इनकी दूरी जो हमने ले लिया, इसकी दूरी हमने क्या कर दिया, आर मान लिया, ठीक है। अब जब दूरी इसकी भैया क्या मान लिया, आर मान लिया, तो अब देखो अब उन्होंने क्या किया, इसको पढ़ते हैं अब, जो हमने लिखा है, या जो बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। बायो तथा सेवट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी अल्पखंड के द्वारा, अल्पखंड मतलब जो हमने यहाँ पे जो हमने अल्पखंड छोटा सा हमने खंड ले लिया है, के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब आपको क्या लिखना है, कौन सी बातों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले नंबर 1 डाल लेना। क्या डाल लेना है, यहाँ पे लिखना है चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो कौन सी भाषा में निर्भर करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखो चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है आई के, ठीक है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर दो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर यहाँ पे 1 नाम दे दो, ठीक है। और उन्हें भैया क्या बताया, और उन्होंने ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पखंड, यानी जो हमारा अल्पखंड, ये अल्पखंड के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पखंड यानी डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे नंबर 2 आप लोग डाल देना, ठीक है, नंबर 2 आप लोग यहाँ पे डाल दो, ठीक है, नंबर 2 डाल दो। अब यहाँ पे आप लोग लिखो यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तार के अल्पांश खंड के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती, यह तार के अल्पांश खंड के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा डेल्टा बी होता है, ये डेल्टा बी हमारा होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है चालक खंड डेल्टा एल के। इसको आप लोग क्या कर दो, समीकरण नंबर नाम 2 दे दो, ठीक है। 2 हमने क्या किया, इसका समीकरण नंबर नाम हमने यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है। इसके बाद भैया आगे देखो, आगे यहाँ पे जो हमारी तीसरी बात उन्होंने क्या बताई, तीसरी बात उन्होंने बताई जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के जहाँ तक इसकी दूरी जाएगी, जहाँ आर दूरी है, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है,
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो, यह क्या लिखोगे, यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह क्या होता है, यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r⁴ के। इसको आप लोग क्या दे दो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको समीकरण नंबर आप लोग इसको 3 दे सकते हो। ठीक है, 3 आप लोग समीकरण नंबर दे दो। अब जो उन्होंने चौथी बात बताई भैया, उन्होंने चौथी बात क्या बताई, IV। 4 ही बात उन्होंने बताई, चौथी बात उन्होंने बताई जो ये कोण की ज्या होती है, यानी जो कोण की ज्या होती है वो क्या होती है, इसके अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कोण की ज्या यानी जो क्या कहते हैं, यह जो कोण बनाता है साइन थीटा, यह कोण की ज्या साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ही तो यहाँ पे बनाएगी, थीटा बनाएगी तो यहाँ पे साइन थीटा बनाएगी। ठीक है, कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा डेल्टा बी है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, साइन थीटा के। ठीक है, इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इसके साइन थीटा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे इसका जो समीकरण नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 इन बातों पर निर्भर करती है। एक बार पढ़ के आप लोग को सुना देते हैं। क्या सुना देते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया। और तार के अल्पांश खंड के अनुक्रमानुपाती होता है, तो भाई अल्पांश के अनुक्रमानुपाती हो गया। और दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और जहाँ कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो भाई कोण की ज्या जो साइन थीटा होगी हमारी वो उसके अनुक्रमानुपाती हो गया। तो 4 बातों पर क्या होती है, निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इन बातों पर क्या होता है, निर्भर करता है। अब आप लोग क्या करो, चारों समीकरण को मिला दो। क्या कर दो, चारों समीकरण को मिला दो। तो यहाँ पे आप लिख दो, चारों समीकरणों को मिलाने पर। ठीक है, मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर जब मिला दोगे भाई चारों समीकरण को, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती या समानुपाते I डेल्टा L साइन थीटा बटा r⁴2 ये निकल के आएगा प्यारे स्टूडेंट्स। और अब क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप छोटा सा एक और काम करना है। जो ये है अनुक्रमानुपाती, इसको हटाओगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो यहाँ पे जो नियतांक आएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I डेल्टा L। ठीक है, डेल्टा है ये, डेल्टा L साइन थीटा बटा r⁴2 ये निकल के आ जाएगा। और यही आपका पूरा का पूरा प्योर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप छोटा सा एक काम और कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग लिख सकते हैं जहाँ, क्या लिख सकते हैं, जहाँ जो μ0/4 पाई है इसका जो मान हो जाता है 10⁻⁻7 हो जाता है। बस इतना ही आप लोग को बताओ, लिखना छोटा सा है, अच्छे तरीके से याद कर लो। सारा का सारा आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो बायो तथा सेवट के नियम जो आपका आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। एक बार अगर ना समझ में आया हो कुछ भी चीज़ तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, आपका सारी चीज़ें आप लोगों का जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग तैयारी को करते रहिए और आगे भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हम सब करवाते रहेंगे। तो चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो टेक केयर, लव यू ऑल।